बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ हमारे साथ कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। करने वाले हैं सुबह का आगाज़ या नहीं करने वाले, तैयार होकर बैठ जाइए क्योंकि हम आ चुके हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, स्पेशली कराची वाले। भाई आपको तो ठीक होना चाहिए। एंड सलाम है आप लोगों को, आप लोगों की अजमत को। हम हमेशा अनम बात करते हैं कि जी इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, हुकूमत की नाअहली की वजह से ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। लेकिन हमें ये बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लोग अपने दिलों को खोल देते हैं और दूसरों को अपने घरों के अंदर दावत दे देते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कराची वालों ने ये साबित किया मुश्किल की इस घड़ी के अंदर। कराची वालों, हैट्स ऑफ टू यू। मिसाल कायम की है कि जब कोई मुश्किल में होता है तो हमारे घरों के दरवाजे, जब दिल के दरवाजे खुलते हैं तो घरों के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं। Exactly. तो लोगों ने दफातर में स्टे किया, सब ने दिल बड़े किए, अपने घरों के दरवाजे खोले। और जाहिर है आप दूसरों के लिए स्टे की बात कर रहे होते हैं, फिर जाहिर है उनके रहने का इंतजाम भी खाने पीने का इंतजाम किया। कितनी बड़ी बड़ी आउटलेट्स जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी कैसे उन्होंने अपने जो है ना कहा था कि अगर आप रास्ते में फंसे हुए हैं तो आप आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। लोगों ने कहा कि अगर आप फंसे हुए हैं और हमारे घर के करीब है तो आप जो है ना एम्पैथी में पाकिस्तानियों से आगे कोई नहीं है मेरे ख्याल से। एम्पैथी में, जेनरोसिटी में, मदद करने में, और क्या क्या चीज़ें आपको बताएं जहां पर हमें प्रोज नजर आते हैं वहां पे कॉन्स भी नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कराची वालों ने एक मरतबा फिर से ये साबित किया है कि इंसानियत जो है ना वो सबसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, क्योंकि हम इंसानियत और हमदर्दी की बात कर रहे हैं तो अगली एक खबर भी हमारी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिन्होंने मिसाल कायम की, बल्कि एक अपने आप को मिसाल बनाकर दिखाया कि कैसे एक इंसान जो है उसको होना चाहिए। और इंसानियत की डेफिनेशन पर वो पूरा उतरता हुआ इंसान था। अपने फैसलों से इंसानी हमदर्दी के जज्बात और साइलिन की मदद के जज्बे के बाइस मशहूर होने वाले अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए हैं। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के शहर प्रोविडेंस के साबिक चीफ जज फ्रैंक कैप्रियो तवील अरसे से आपको पता है कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी उम्र जो है वो बताई जाती है कि 88 बरस थी। और सोशल मीडिया अकाउंट के ज़रिए जो है ना बहुत ज़्यादा वो फेमस भी हुए। एंड देन अब उनको मोहब्बत करने वाले जो है ना वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ही बता रहे हैं कि कितनी मोहब्बत। 88 साल के थे वो और तवील अरसे से वो कैंसर की जंग लड़ रहे थे। बार बार वो अपने वीडियो पैगाम भी उनके जारी होते थे और वो दुआ की अपने फैन से अपील भी कर रहे होते थे। उन्होंने अपने आखिरी जो पैगाम है उसमें भी उन्होंने लोगों से अपने मोहब्बत करने वालों से दुआ की अपील की थी। फिर पाकिस्तानी फैमिली के साथ एक मियाँ बीवी थे और वो उनकी अदालत में पेश हुए थे। वो भी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और किस तरह से वो पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। क्या वो गुफ्तगू थी, पहले आपको वो सुनाते हैं। और अब तो और ज़्यादा लगता है कि उन लोगों में से एक है, हिस्टोरिकल फिगर्स में से एक है जिनकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब हम ये खबर भी दे रहे हैं तो डेफिनेटली सबने जीना है, सबने मरना है, सबने इस दुनिया से जाना है, हमने भी जाना है। लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि वो काबिल ज़िक्र है, यहाँ हमेशा याद रखे जाएंगे, हमेशा याद रखी जाएगी। और ये बड़ी अच्छी मिसाल जो है ना वो भी कायम करके गए हैं। और एक और मिसाल की अगर हम बात कर लें, उनकी ज़िंदगी का तो बाब जो है, लेकिन एक और बाब जो है वो भी बंद हो रहा है। क्या बरतानिया की करेंसी की तारीख का एक अहम बाब बंद होने जा रहा है। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तस्वीर वाला आखिरी सिक्का अब जारी किया गया है और मजीद मलिका एलिज़ाबेथ दोम की तस्वीर वाले नए सिक्के और नोट मार्केट में जारी अब नहीं किए जाएंगे और इसके बजाय बरतानवी करेंसी पर बादशाह चार्ल्स सोम की तस्वीर नुमाया होगी, जो एक नए दौर की शुरुआत का इजहार है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगरचे मलिका एलिज़ाबेथ वाले सिक्के जो हैं वो कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन अब ये सिक्के बादशाह चार्ल्स सोम की तस्वीर वाले 75 लाख नए सिक्कों के साथ गर्दिश करेंगे। इसके साथ अगर हम किंग चार्ल्स की बात करें तो उनकी तस्वीर वाले सिक्के जो हैं वो अवामी इस्तेमाल में आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें अब तक सिर्फ 50 पेंस और 1 पाउंड के सिक्के भी शामिल हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है तो शहरी भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, देखा मेरे पास आ गया नया वाला। पाकिस्तान में भी ये गर्दिश कर रहा था कि शायद नए नोट आए, वो पता नहीं कब आने हैं, लेकिन हम लोग भी एक्साइटेड, मैं तो एक्साइटेड हूं। नए नोट जब भी आते हैं मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूं। नए नोट आते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नई नई खबरें भी आती रहनी चाहिए ताकि हम आपको बताते रहें कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। स्वीडन से खबर आई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो ये कि 113 साल कदीम चर्च को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। और उसको मुंतकिल करने का तरीका जो है ना अनम, वो बहुत ही मजे का है, बड़े खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी वाइज जो है ना, वाह भाई जबरदस्त। हमने कभी पाकिस्तान में तो ऐसे मनाजर नहीं देखे, लेकिन अच्छी है टेक्नोलॉजी। अब देखें ना, इसे एक ज़ेरे ज़मीन कान के तोसी मंसूबे के बायस दूसरी जगह इस चर्च को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। सयाहों का ये कहना है कि ये वाकई एक गैर मामूली मंजर है। इतनी बड़ी इमारत को मुंतकिल करना बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है और इस गैर मामूली
मंजर को देखने के लिए लोग जो हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए। और सयाहों ने यह भी बताया कि वो इस मंजर को देखने के लिए खुसूसी तौर पर एक शख्स ने कहा कि वो नॉर्वे से देखने के लिए इस मंजर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताइए, क्या इसमें सिर्फ इस चर्च को मुंतकिल नहीं किया जा रहा बल्कि इसको प्रिजर्व भी किया जा रहा है। एंड ये उनकी सोच को, उनके माइंडसेट को भी जाहिर करता है कि वो अपनी पुरानी इमारतों को जरूरत पड़ने पर गिरा नहीं देते हैं बल्कि उनको प्रिजर्व करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल। बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप घरों को, मकानों को, चर्च को या किसी भी तारीखी इमारत को। एक चीज है जो मुंतकिल नहीं हो रही, वो है पानी, बारिश का पानी जो मुंतकिल हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मसला है कराची के अंदर, और बारिश थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सब जानते हैं, इसको फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन हमने सोचा इसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आज भी कराची के अंदर बारिश की पेश गोई है और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ये बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक असरअंदाज रहेगा, यानी कि 2 दिन और अभी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है कराची वालों को खासतौर पर। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है और शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के तहत आज होने वाले जो इम्तहानात हैं, पेपर्स हैं, वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। और अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर नकासी आप का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। साजिद अवान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलान लेते हैं। साजिद, बताइएगा नकासी आप का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, किन किन इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है, ज़रा तफसील से बताएँ शहर का मंजर। जी, कराची में जो बारिश का सिलसिला है वो गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रहा है और बारिश को थमे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। और इस वक्त जो शहर की अहम शाराएँ थी, जिसमें आई चंडीगढ़ रोड, शाराए फैसल, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और अतराफ़ की जितनी सड़कें थी बड़ी, वहाँ पर नकासी आप का काम मुकम्मल कर चुके हैं KMC हुकाम और दीगर ज़िले हुकूमतें। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस वक्त भी पानी मौजूद है। डेंसो हॉल साइकिल मार्केट के करीब जो है वो इस वक्त पानी की बड़ी मिकदार मौजूद है और गहरे गड्ढे जो हैं उन सड़कों पर पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से मेडिसिन मार्केट, जो कि कराची की होलसेल मेडिसिन मार्केट है, वहाँ पर इस वक्त पानी बड़ी मिकदार में है। केमिकल मार्केट में इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है। और इसी तरीके से MA जिन्ना रोड के जो डेंसो हॉल की सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पानी इस वक्त बड़ी मिकदार में मौजूद है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये टावर का इलाका है और यहाँ पर भी इस वक्त बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है और जिसकी निकासी के लिए जो है वो अब जो है वो वाटर बोर्ड इंतजामिया यहाँ पर पहुँची है अब से कुछ देर कबल और यहाँ पर अब काम शुरू किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हम हमेशा ये बात करके बस निकल जाते हैं वक्त की कमी की वजह से कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मसला है। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले ऐसे हैं जो आप नोट करते आए हैं और आपने इस बारिशों के दौरान, इस अर्बन फ्लडिंग के दौरान भी नोट किए हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? लेट्स हाईलाइट दोस। जी देखें, कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो अरबों रुपए हर साल के जो है वो बजट मुख्तस किया जाता है और सड़कों की तज़मीन और आराइश, फुटपाथें और दीगर जो काम है वो किए जाते हैं। बाज़ मकामात पर जो है वो सीवरेज का काम भी किया गया है। लेकिन शहर में जो है जब भी बारिश बरसती है उसके बाद जो है वो सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आती है और इसकी वजूहात जो है अब तक हुकूमत बताने में नाकाम रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो सिर्फ ये शहर और नाले बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि तकरीबन 200 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी 135 मिलीमीटर बारिश जो है वो शहर में बरसी है। तो मजमूई तौर पर शहर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 40 मिलीमीटर बारिश सिर्फ जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे निपटने के लिए और जो दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली है उससे निपटने के लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि सीवरेज के निज़ाम को इस शहर में सबसे बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से ओल्ड सिटी एरिया जो कि सबसे ज़्यादा मुतासरा। ठीक है, अच्छा साजिद, कल भी हम इसके बारे में बात करते रहे। शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, देन तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। उन्होंने कहा कि हमने तैयारी की हुई थी, प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हुए थे और नालों की सफाई के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया। चले नालों की सफाई की ही बात कर लेते। क्या नाले साफ़ किए गए थे इस बारिश की प्रेडिक्शन के बाद? जी, कराची शहर में 62 बड़े नाले हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर सफाई का काम जो है वो नहीं किया जा सका। कई ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हो सकी। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया, तो पिक्चर रोड नाला जो है वो यहाँ से कनेक्ट करता है और पिक्चर रोड नाले की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। इसी तरीके से महमूदाबाद का जो नाला है, महमूदाबाद नाले पर जो है वो सफाई की जाती है एक जानिब, तो दूसरी जानिब दोबारा शहरी जो है वो कचरा डाल के चले जाते हैं। तो इस तरीके से चॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं और नाले में जो बरसाती पानी है उसकी निकासी मुकम्मल तौर पर नहीं होती। तो ये मामला हैं कि शहरियों को भी जो है वो ये समझना पड़ेगा
कि नालों की सफाई जो है उनका भी फर्ज है। अगर नालों में कचरा ना डालें तो ये सफाई है वो इंतजामिया का फर्ज तो है, लेकिन साथ-साथ शहरियों को भी ज़ाहिर है अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साजिद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने तफसील से ज़रा शहर का नक्शा बताया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान साहब ने, उनको वेलकम करेंगे शो में। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची में 200 मिलीमीटर या इसके आसपास बारिश हुई है और शहर का जो नक्शा है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। कई जगहों पर पानी अभी भी मौजूद है और नालों की सफाई का भी हम बात कर रहे थे, वो भी प्रॉपर नहीं हो सकी। इसके बावजूद कि भी पहले से पता था कि इतनी बारिश हो सकती है। आपको क्या लगता है इस तरह का नक्शा कराची का क्यों है, इतने मसाइल क्यों है इतनी बारिश के बाद? जी देखिए, सबसे पहले कराची का नक्शा समझने के लिए कराची को समझने की जरूरत है। कराची शहर, कराची डिवीजन जो है तकरीबन 3,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है और तकरीबन 750 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन बिल्टअप एरिया है। ये कंक्रीट का जंगल है। 1938 में जब अंग्रेज ने यहाँ पे कब्जा किया, उस वक्त से लेके अब तक जरूरत के तहत कभी इंक्रोचमेंट्स, कभी लीगल, कभी इलीगल नदी नाले उनको जो है इंक्रोच किया जाता रहा है और उसके नतीजे में एक ऐसा शहर जो बुनियादी तौर पे रेगिस्तान था, जिसको आपने एक अर्बन जंगल बना दिया, दुनिया के चंद बड़े तरीन शहरों में से एक। उसके अंदर जो कुदरती निकासी आपका जो जरिया था वो ख़त्म हो गया। अब हम सब के सब जो हैं सांप तो निकल गया, अब हम उसकी कोट पीटते फिर रहे हैं कि वो क्या हुआ कैसा। देखिए, कराची में अगर हम ये चाहते हैं कि कराची के ये जो अर्बन फ्लडिंग का मसला है उसको हल करें, तो उसके लिए आप उन नदी नालों की बात नहीं कर सकते जो एक ज़माने में होते थे, और ना ही सिर्फ और सिर्फ उनको ड्रेज और क्लीन करने से मसला हल हो सकता है। आपको कराची के जो सियासी हुक्मरान हैं, जो माजी में रहे या अब हैं, उनको कराची में टेक्निकल लोगों के साथ बैठ के ये समझना पड़ेगा कि इस पानी को निकालने का क्या तरीका हो सकता है। ये मसला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ये उसका बहुत बड़ा जिम्मे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। ये मसला अगले माह कम नहीं होगा, अगले साल कम नहीं होगा, चला जाएगा, ये बढ़ेगा। अच्छा फ़हीम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि बैठकर सोचने की ज़रूरत है, जितनी भी हुकूमतें रही हैं और राइट नाउ जो भी गवर्नमेंट सिंध के ऊपर है कि कराची का मसला बेसिकली क्या है। जिस वक्त आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसको भी तकरीबन 25-27 साल हो चुके हैं, लेकिन 35 साल से सीवरेज का निज़ाम जो है कराची के अंदर, उसका ये मसला चलता हुआ आ रहा है। डेफिनेटली उस टाइम पर आपने भी इस चीज़ को हाईलाइट भी किया होगा और इसके ऊपर काम भी करने की कोशिश की होगी। तब से लेकर अब तक आपको कोई तब्दीली या कुछ बेहतरी नजर आई है? क्योंकि अरबों रुपए की फंडिंग भी मौजूद रही है कराची में तरक्याती कामों के नाम पर, लेकिन तरक्याती काम होता हुआ नजर तो नहीं आया। सड़कें आप देख लें किस तरह की, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का, एंड देन सीवरेज के निज़ाम की तो हम बात कर ही रहे हैं। देखिए, हुक्मरानों के मौजूदा और माजी के हुक्मरानों की निकम्मापन, करप्शन, नाअहलियत वो तो अपनी जगह है, मगर आपको भी एक बात समझने की जरूरत है। कराची में कि जो निकासी आपका या बरसाती पानी का जो सिस्टम है, वो दुनिया के किसी शहर में भी सुएज सिस्टम एक नहीं हुआ करता। सुएज सिस्टम को तो बिल्कुल अलहदा रखा जाता है बरसाती पानी की ड्रेनेज के सिस्टम से, और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप सुएज के गटरों के ढक्कन खोल देंगे तो शहर की सारी प्लास्टिक की बैग्स, सारी डेब्रीज, लकड़ियाँ जाके आपके सुएज सिस्टम को चोक कर देंगी। सुएज सिस्टम का जो ग्रेडियंट है या जो ढलान है वो बहुत ज्यादा होता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम चूंकि सिंपल पानी होता है, वो बहुत कम उसका ग्रेडियंट होता है। कराची में अब सब लोग पिछले कई दिन से शारा फैसल को रो रहे हैं। शारा फैसल के दोनों जानिब सर्विस रोड्स हैं। इन किसी एक सर्विस रोड में अगर आप एक मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन देखिए ना, शहर बड़ा बना है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी आप कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। ये अरबों डॉलर का मसला नहीं है, ये प्रॉपर प्लानिंग का मसला है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकें। सुवेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम दुनिया में कहीं पे भी एक नहीं होता। ठीक है, सड़कें तबाह हैं, बिल्कुल सही बात है, टूटी हुई हैं। आप नॉर्थ हैदराबाद जाके देखें,
मैं एक अरसे तक उसमें रहा हूँ, कितना खूबसूरत शहर होता था। फहीम साहब, ये फिर आपको कॉम्पिटेंस का मसला लगता है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये फंड्स की बात नहीं है, बल्कि प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो आपको ये कॉम्पिटेंस का मसला लग रहा है या फिर इंटेंशन का मसला लग रहा है? इन दोनों में से आपको असल मसला लगता क्या है? क्योंकि मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो इतने सालों से, तकरीबन 2 दिहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं, उनको ना पता हो कि ये मसले हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये कॉम्पिटेंस वॉम्पिटेंस का मसला नहीं है, जहालत का मसला है। जो लोग अरबाब इख्तदार जो ड्राइविंग सीट पे हैं या रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इस मसले को हल कैसे, एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी करते हैं। आप चंद मिनट के लिए किसी इंडियन चैनल पे जाके मुंबई की सूरत हाल देखें, कराची के बराबर या कराची से बदतर हालत है, मगर वहां कोई भी मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गाली नहीं दे रहा। वो वहां पर बहस ये चल रही है, रिकग्निशन है कि ये जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, आने वाले वक्त में ये जो और बदतर होगा, तो इससे हम मुंबई को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए क्या एड्रेस करें। हमारे यहाँ वो गुफ्तगू हो ही नहीं रही है। हमारे यहाँ सईद गनी कह रहे हैं कि एमक्यू ने ये किया, एमक्यू वाले कह रहे हैं जमात ने ये किया, ठीक है ना। तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी, ये मिनहसुल कौम हमारी जहालत का मसला है, ये कैलसनेस का, हमारे खुद गर्ज होने का, ठीक है। अच्छा फहीम साहब, अगर आप राइट नाउ लेट्स सपोज अगर आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर होते, तो सबसे पहला काम जो है आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए था, या आप क्या करते? देखिए, मैं सबसे पहले तो वो लोग जो कि अर्बन प्लानर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, उनको बिठालता, उनके साथ बैठ के बात करता कि भाई इस मसले को कैसे हल करना है, वो प्लान करके मुझे देते। दूसरा, मैं अपने वसाइल देखता, मेरे पास वसाइल, ये गरीब मुल्क है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ नहीं भागता। मैं कहता यार अगले 5 साल में मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वो उसको उस तरह से प्लान करता और उसको एग्जीक्यूट करता ईमानदारी से। मैं ठेकेदारों से अरबों रुपए रिश्वत नहीं लेता, मैं कमीशंस नहीं लेता, ना मैंने पहले किया ना अब, ठीक है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग सिर्फ पैसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं, एक दूसरे को गाली देने में इंटरेस्टेड हैं। इस नैरेटिव को चेंज करने की जरूरत है। मुझे और आपको बैठ के लोगों को ये बताने की जरूरत है कि ये जो मसला है, अभी आप देखें ना बुनीर में जो कुछ हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, बाबूसर टॉप पे, ये मेरे इंतहाई पसंदीदा इलाके हैं। मैंने कभी वो हाल नहीं देखा जो इस दफा देखा। ये बुनियादी तौर पे मैसिव ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं जिनको मुझे और आपको समझने की जरूरत है और शहरियों को समझाने की जरूरत है। शहरियों को समझाने की ज़रूरत है। ये भी कहिएगा, अभी मुराद अली शाह का मैं देख रही थी, वो कह रहे हैं कि हम बटन दबाकर तो पानी नहीं निकाल सकते शहर का। अब चूँकि वहाँ पर तनकीद भी हो रही है सूबाई गवर्नमेंट पर, वहाँ की इंतज़ामिया पर, तो इस तरह के बयानात आना, फिर साथ ही उन्होंने मुंबई की मिसाल दी, साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क की मिसाल दी कि वहाँ पर भी जब बारिश होती है तो इसी तरह पानी के साथ मसाइल आते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के बयानात देना इस वक्त ज़ेब देता है वहाँ के हुक्मरानों को? देखिए हुक्मरानों को बयान देना ज़ेब देता है। सियासी लोग हैं, सियासी बयानात देते हैं, वो देते रहेंगे। देखिए मसला ये है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि कराची में 40 मिलीमीटर पानी को निकालने की गुंजाइश है और 250 हो गई, ये इंतहाई लहू गुफ्तगू है। आपने किस बुनियाद पे ये गेज किया कि कराची से 40 मिलीमीटर की बारिश आप निकाल सकते हैं? यहाँ तो 20 मिलीमीटर की बारिश होती है, पानी नहीं निकलता, 2 दिन खड़ा रहता है। तो आपके पास आपकी कैपेसिटी एग्जिस्टिंग नदी नालों की क्या है और इसको आप कैसे तब्दील करेंगे? देखिए मैं एक दफा अभी पिछले दिनों सिंगापुर गया था, जबरदस्त बारिश हो रही थी एयरपोर्ट से, मगर मुझे सड़क के ऊपर पानी नजर नहीं आया। तो मैंने उससे जो मेरा होस्ट था उससे मैंने पूछा कि भाई ये पानी कहाँ जा रहा है, क्या साइड में नालियां बनी हुई हैं? हमारा डिलेमा ही ये है, मैं समझती हूँ हमारा डिलेमा ये है कि जब हमें न्यूयॉर्क या बड़े कंट्रीज के अंदर या बड़े शहरों के अंदर कुछ बुरा होता हुआ नजर आता है तो हम उसकी मिसाल देते हैं, देखें जी वहाँ पर भी तो ये हो रहा है। लेकिन जब हम फलाही रियासत की वहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से काम किया जा रहा है लोगों के लिए, तब हमने बात नहीं करनी होती। बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, और उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें भी दी हैं और बड़े अच्छी उन्होंने पॉइंट्स भी रेज किए हैं जिनके ऊपर काम करके जो है कराची की सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे, दीगर हम सेगमेंट्स हमारे पास हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ मजीद सेगमेंट्स पर हम साथ साथ बात तो करें, लेकिन साथ ही साथ आपको जो सूरत हाल है ओवरऑल बारिश और सैलाब की वो भी बताना ज़रूरी है। बुनेर और स्वात जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही को अब 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर अपने घरों, अपनी दुकानों और मोहल्लों से तबाही की जो आसार है वो मिटाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। स्वात की मरकज़ी जो मिंगोरा मार्केट है, जो पूरे वहाँ का मालाकंड जो डिवीज़न है, वहाँ पर बड़ी तजारती मार्केट भी कहलाती है, वहाँ की सूरत हाल आज हमने आपको बतानी है। डेफिनेटली बतानी है, और ये हम यहाँ से नहीं बताएंगे बल्कि हमने अपने नुमाइंदे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको वहाँ पर भेजा और सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से बात भी की, तरह उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त वहाँ पर क्या देख रहे हैं। हुनैन अमीन हमें बताएंगे। हुनैन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ये स्वात का मिंगोरा सिटी का इलाका है, ये एक सिटी सेंटर भी है और यहाँ पे बहुत अहम मार्केट है जो मालाकंड डिवीज़न की सबसे अहम तरीन मार्केट कहलाती है। और ये उसी से मुत्तसिल इलाका है लंडी कस का, जहाँ पे बारानी सैलाब जो आया था उसमें ये इलाका भी बड़ी हद तक मुतासर हुआ था। हमारे अक़ब में यहाँ का मिंगोरा प्रेस क्लब भी है कि यहाँ पे भी अभी तक मिट्टी के टीले जमा हैं जो सिल्ट ये बारानी रस्तों से, पानी के रस्तों से आती है। अभी जो यहाँ पे सतह है पानी की, ये भी मामूल से कहीं ज़्यादा है। तो सोचें कि ये अभी जितनी गहराई में आपको नज़र आ रहा है, ये उससे कहीं ऊंचा था और यहाँ पे अतराफ़ में जो इलाके हैं वो तमाम ज़ेरे आब आ गए थे और इस हद तक कि यहाँ पे मिट्टी के टीले तक जमा हो गए। हमारे साथ उन मुतासरीन में से एक मुतासर अभी मौजूद हैं जिनका घर ज़ेरे आब आया था और उनसे बात करते हैं। 15 अगस्त को जब सैलाबी रेला है तो पहला रेला तकरीबन 8:30 बजे आया था, उसके बाद दूसरा रेला तकरीबन 9:09 बजे तक यहाँ पर पहुँचा और जब तीसरा रेला आया 10:30 बजे तो सब कुछ बहा के ले गई। आप खुद अंदाज़ा, जब 8 फीट 10 फीट तक पानी हो घर में तो उसमें क्या बचेगा। मिंगोरा का सबसे महंगा तरीन इलाका है और इसके अलावा यहाँ पे ऑफिस भी बहुत ज़्यादा है। ये शहजाद प्लाजा में यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है छोटा सा, जिसमें बैडमिंटन हॉल है, कराटे क्लब है, प्रेस क्लब है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो रेस्क्यू का और जो सफाई का काम हो रहा है, ये किस तरह से लोग कर रहे हैं और ये क्या रज़ाकाराना तौर पर हो रहा है, ये कोई अमला मामूर किया गया है हुकूमत की तरफ से? ज़्यादातर काम तो रज़ाकाराना तौर पर हो रहा है, लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और बाकी दूसरे मोहल्ले से, स्वात की दूसरे इलाकों से लोग भी आ रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ पे मस्जिदों की सफाई कर रहे हैं, गलियों की सफाई कर रहे हैं, इसके अलावा घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर और शेवल्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि मलबा हटा रहे हैं। पाकिस्तान में कसरत से अब इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती आफात का आना तो मामूल बनता जा रहा है और ये हुक्मरानों की कम अहली और कम नज़री की तरफ निशानदही भी करता है। लेकिन साथ साथ इन कुदरती आफात को फौरी तौर पर भुला दिया जाना और बग़ैर किसी हिकमत अमली किए दूसरी कुदरती आफत का इंतज़ार करना और लोगों की बहाली में कोई हाथ ना बटाना हमारी मजमूई बेहिसी की तरफ भी निशानदही करता है माहिरीन के मुताबिक। राइट टू दैट। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को और वहाँ पर मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी काम कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भी काम कर रही है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर इतना बड़ा हुआ है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको मज़ीद कंटेन करने के लिए। लेकिन आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे वहाँ की सिचुएशन के बारे में भी और दीगर हालात के बारे में भी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जापान का 5 रोज़ा अहम सरकारी दौरा जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जो किसी भी खातून वज़ीर आला का पहला दौरा जापान है। लेकिन अभी वो वहीं पे ही हैं। अभी वो वहीं पे हैं, लेकिन सरकारी दौरा उनका जो है वो कंप्लीट, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी पूरी हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा, इस दौरे की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके दौरान उन्होंने योकोहामा, टोक्यो और दीगर शहरों में मुख्तलिफ मुलाकात की मुख्तलिफ ऑफिशियल से, और जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट पर बात की गई है, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट और सरमायाकारी के मौके जो हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि जब वो वापस आएंगी तो वहाँ से ये टेक्नोलॉजीज और नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। आपको पता है क्या क्या पंजाब में इम्प्लीमेंट करेंगी, क्या क्या होने लगा है। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन, चेयर लिफ्ट्स और एयर केबल कार मंसूबों पर भी गौर किया जा रहा है। अब इमेजिन करें आप लाहौर जा रही हैं और केबल कार के थ्रू जा रही हैं, मुझे तो बड़ा मजा आएगा और मैं तो बिला वजह लाहौर चली जाऊंगी। मेरा कोई काम भी नहीं है। मेरा दिल कर रहा है लाहौर जाने का। मैंने कहा आपने क्या करना है, मेरा तो घर है, तुम क्या करोगी वहाँ पर जाकर? मैं एडवेंचर के लिए चली जाऊंगी।
अच्छा जी, पंजाब के दरमियान योकोहामा और पंजाब के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर भी इत्तेफाक हुआ है और वज़ीर आला ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया है और पंजाब में इसी तर्ज का निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इसके अलावा हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड मेडिसिन में डायबिटीज़, जिगर और मुतादी अमराज जो हैं उनके इलाज पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा क्या क्या हुआ है इस 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाजिया रिजवान साहिबा जो कि PMLN की पार्लियामेंट्री हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। शाजिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ा अच्छा लगा हम TV पे आके, स्पेशली बड़ी एक एफिलिएशन है मेरी पुरानी और आज लगा कि दोबारा वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा से जुड़ गई। क्या बात है, हमें बड़ा अच्छा लगा आप दोबारा यहाँ पर आई हैं। शाजिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा शायद साहिबा कि किस तरह से आपको लगता है जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने दौरा किया ये गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए उनका दौरा? देखिए, मुल्कों के साथ जो शराकतदारी है पाकिस्तान की, जिस तरह चीन के साथ थी, बड़ा अच्छा उसका इम्पैक्ट आया, बड़ा अच्छा इफेक्ट रहा हमारे पाकिस्तान के लिए। बड़ी राहें खुलती हैं और आवाम के लिए जो फैसिलिटेशन है, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। और CM पंजाब मरियम नवाज़ की साहिबा वाहिद पहली वज़ीर आला हैं जो इस टाइम जापान के दौरे पे गए। एंड आई कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेस, कितनी आप ना प्राउड भी ले रही हैं इस चीज़ का। और मुझे फ़ख्र है इसलिए कि एक खातून वज़ीर आला पहली, और उन्होंने जिस तरह आज 1.5 साल हो गया, जिस तरह वो डे फर्स्ट से काम कर रही हैं, अभी तक उनका पैशन, उनकी जो मोटिवेशन है, वो जिस तरह इनकरेज करती हैं, जिस तरह सबको लेके चलती हैं, जिस तरह वो आवाम के लिए एक जुनूनी हद तक काम कर रही हैं, वो किसी को भी मतलब जिस तरह एक शहबाज शरीफ सब सुबह अर्ली उठते थे, वही उसी स्लोगन को अपनाते वो काम कर रही हैं और उसी को लेके आज चीन के दौरे के बाद अब वो जापान के दौरे में और चीन के दौरे का काफ़ी अच्छे असरात आपने अभी जिक्र भी किया कि चीन वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी तक आप, क्योंकि डेफिनेटली आप तो फॉलो भी कर रही हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, हम या पंजाब के रहने वाले क्या एक्सपेक्ट करें? उनकी वज़ीर आला जो हैं वो अब क्या लेकर आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्लान्स लेकर आ रही हैं? जापान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है और जदीद टेक्नोलॉजी, उनकी ऐसी ऐसी आलात हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पाकिस्तानी बीइंग या पंजाब को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाले से देखा जाए, जो CM पंजाब का जो एम है, जो मिशन है, वो है एक लाहौर को पूरे पंजाब को मॉडल अर्बन सिटी बनाने का। और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देख लें, और जिस तरह वो चाहती हैं कि कितना तौर पर जो हमारा जो योकोहामा है, जिस तरह उनकी वहाँ की जाके उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से लबरेज जो चीज़ें देखी हैं उसको सीखते हुए वहाँ के इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ, जापान की कोलैबोरेशन के साथ उनको स्पेशल उनकी दावत पे भी वहाँ पे वो गई, उनको जितना पुरतबाक उनका इस्तकबाल हुआ, जो इज़्ज़त एहतराम वहाँ पे तकरीम उनको मिली, वो भी हम सबको नज़र आई। और उन्होंने बाकायदा अपने आइडियाज़ हमसे शेयर किए और इंशाल्लाह उनके साथ मिल के हम पंजाब को एक बेहतर मॉडल बनाने पर डेवलपमेंट का काम जितना भी होगा पंजाब में ख़ास तौर पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को देखें कि वो क्लाइमेट के मुताबिक या उससे मुताबिकत रखता है या नहीं, क्योंकि हम तब्दीली जो देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज के असरात अब तो हमारे सर पर क्राइसिस बन चुका है। तो क्या ये सारी टेक्नोलॉजी या तरक्याती काम क्लाइमेट के मुताबिक होगा, उससे मुताबिक? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस टाइम जो क्लाइमेट चेंज आया है, जो इस टाइप की जो हमने एनवायरनमेंट को चेंज देखा है, हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है कि हम लोग जो सैलाब का जो रैली आए, और यकीन करें इससे पहले क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ करते थे, हमने कभी सुना भी नहीं था। और इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं, जो जाने नुकसान हो रहा है, वो दिली तौर पर बड़ा अफसरदा है और हम बड़े परेशान भी हैं। लेकिन इसका मुतफ़िका हल भी हम लोगों ने निकालना, अब इस पर हम लोगों ने बैठे नहीं रहना। और CM पंजाब मरियम नवाज़ की साहिबा बेहतरीन जो आइडियाज़ हैं, अब देखिए जापान का जो दौरा है उनका कोई मतलब इट्स नॉट आम दौरा, ये आम नहीं है। आवाम की बेहतरी के लिए वहाँ जाके उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पंजाब में वो टेक्नोलॉजी लेके आना और पंजाब में उनको लाना और पंजाब में उनको इनवाइट करना कि आप हमारे साथ मिलके काम करें, हमें नए आइडियाज़ दें और हम यहाँ पे पंजाब की बेहतरी के लिए, जिस तरह अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कि पंजाब में बेहतरी के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया हो, जदीद ट्रेन की सहूलियात, जदीद बसेस की सहूलियात, केबल कार की भी बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, वो क्या मंसूबा है जो लाहौर से इस्लामाबाद के? देखिए, ये इसी पे आ रही हूँ। इससे पहले कभी आपने सुना है कि लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर कभी इतनी जदीद केबल कार ट्रेन की इनिशिएटिव उठाया जाए? CM पंजाब ने जो इनिशिएटिव उठाए हैं उस पर अमली इक़दाम करके दिखाए हैं और बाकायदा उनके जो इनिशिएटिव हैं वो पहले उठाए जाती हैं, उनको पहले फॉलो अप करके सारा प्लान किया जाता है, देन क्रिटिकल क्वेश्चन टू यू। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कितनी जानें जा चुकी हैं, आपको नहीं लगता कि उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, सो दैट जितने भी लोग मुतासिर हो रहे हैं उनकी दाद रसी की जा सके? एंड जिस टेक्नोलॉजी की आप वो बात करें, क्या वो क्लाइमेट रेजिलियंट है या हमें
फंड्स क्लाइमेट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए नहीं चाहिए? देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा है और इस हवाले से मैं बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, आपको पता होगा कि उनके दौरे पे थे और पूरी एक टीम है, हमारा टीम वर्क है मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो सब मिल के हर एक को टास्क दिया जाता है, पूरी कैबिनेट को टास्क दिया गया है। अगर सीएम पंजाब यहाँ पे मौजूद नहीं, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, ऑन वर्ड काम कर रही है। और हम लोग जिस तरह भी KPK में जो सैलाब के क्लाउड बर्स्ट हुए, जो सैलाब आया, जो हालिया उनका राब्ता उनके साथ था और सीएम पंजाब वहाँ बैठ के भी हमदर्द और जिस तरह की उनके मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह वो उनके साथ कॉल में राब्ते पे हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले रही है। उन्होंने बकायदा दावत दी है कि हम लोग पंजाब में, ये मैं पूछ क्यों नहीं, ये मैं बता दूं क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है इट्स अ फैक्ट, हकीकत बन चुका है, हम लोग भी सारा दिन तनकीद की जा रही है एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट हम, मुझे लगता है सिर्फ इस चीज़ से हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि क्योंकि मुखालिफ जमात जो है ना वो तनकीद कर रही है तो इसको हमें सीरियस नहीं लेना। आम लोग भी तनकीद करें कि उनको शायद यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। नो डाउट उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए दीगर कंट्रीज के साथ। तनकीद तो ये भी की जा रही है कि एक बड़ा वक्त मरियम नवाज अपने साथ लेके गई हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा वक्त ले जाने की क्या ज़रूरत थी, फिर लोग कह रहे हैं ये तो वहाँ पर सैर सपाटे करें, क्या रिस्पॉन्ड करें? देखिए, आपका इस बात से तो मैं इतफाक नहीं करती। देखिए, क्रिटिसिज्म हर एक पे होता आया, लेकिन ये जो दौरा है ये पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब की कैबिनेट कितनी डेलीगेशन लगेंगे टोटल, हमारे 3-4 मिनिस्टर्स गए हैं और जो चीफ सेक्रेटरी है वो गए हैं और परवेज़ रशीद सब गए हैं। ये इतना बड़ा दौरा है, लेकिन क्रिटिसिज्म करना पार्टीज़ का हक है, राइट है, लेकिन उस बात पे क्रिटिसिज्म करें कि हम लोग कुछ ना कर रहे हों। बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए ये दौरा किया गया है और पंजाब की बेहतरी के लिए नए नए आइडियाज़ को वहाँ के और वो मिनिस्टर्स गए हैं जिन्होंने पंजाब की बेहतरी में क्या अहम किरदार अदा करना है, जैसे शान रफीक सब गए हैं, शुएब बरस सब गए हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं हमारी मरियम औरंगजेब साहिबा वो गई हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को देखना है कि जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस हमारे कौन सा खत्म हो गए हैं कि आप जाके नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। एग्जिस्टिंग क्राइसिस जो है पहले उनके ऊपर काम होना चाहिए एंड देन आप नई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली लेकर आए। आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है। देखिए, हम लोग डे फर्स्ट से पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और पंजाब वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसकी मिसाल पूरे दीगर सूबे के लोग भी दे रहे हैं और पंजाब में जितनी बेहतरी आ रही है, मेरे ख्याल में जहाँ क्रिटिसिज्म होता है वहाँ थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेहतर तौर पे, और हमें देखिए, हम बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन हमसे भी हर चीज़ की रिपोर्ट ली जाती है, हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं और हमसे भी हर चीज़ की नॉलेज ली जाती है। इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं होता था, एक आम पार्लियामेंटेरियन असेंबली में जाके हाजिर लगा के दिन वापस आ जाता था, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड में अपने हलकों में काम कर रहे हैं। ज़माने के अंदाज भी तो बदलते जा रहे हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी अकाउंटेबिलिटी की जाती है, लेकिन ये कि आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है मुस्लिम लीग नून को, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शाजिया रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब है, जापान के बारे में बात कर रही थी। लेट्स सी अब जो नई टेक्नोलॉजी आए या फिर जो तरक्याती काम हो, अल्लाह करे कि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ हेयर एंड इट इज़ हेयर फॉर गुड। उसको हमें कंट्रोल करना है और ख़ुद से ही हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं अच्छे तरीके से गवर्नेंस करके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। तालीम का जो मयार है और जो अंदाज है वो अब बदल रहा है और पाकिस्तान में भी अब ऐसे प्लेटफॉर्म सामने आ रहे हैं जो बच्चों को किताबों की बजाय कार्टून्स और गेम्स के जरिए पढ़ाना चाहते हैं। नाउ इमेजिन कि आयशा, जब आप पढ़ रही हो तब आपको कार्टून्स के जरिए पढ़ाया जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट ही ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो वैसे भी तो बच्चे कार्टून्स देख रहे होते हैं यूट्यूब पर। अच्छा, ये डिफरेंट बन चुका है। आपका एजुकेशन सिस्टम में ये शामिल अगर हो जाए तो कैसा हो, फिर आपका इंटरेस्ट आई थिंक होना शुरू हो भी चुका है। चिराग एजुकेशन टेक्नोलॉजीज जो है एक ऐसा ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के दीगर स्कूल्स के साथ मिलकर मुल्क के 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को उर्दू समेत दीगर ज़बानों में मुफ्त तालीम भी फराहम कर रहा है। और ये सिर्फ ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक मिशन है कि हर बच्चा, चाहे वो बड़े शहर में रहता है या फिर किसी गाँव में रहता है, किसी देही इलाके में रहता है, जदीद और दिलचस्प तरीके से मयारी तालीम को हासिल कर सके। चिराग एजुकेशन सिस्टम की CEO मायरा सिद्दीकी, जिन्हें हाल ही में वज़ीर आज़म ने का हक तकरीबात में उनकी शानदार खिदमात पर यूथ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि उनको एक तो मुबारकबाद भी देते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे उनके विजन के बारे में जानते हैं और आपसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। मायरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मायरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लैड टू हैव यू मायरा। सबसे पहले जो इस चिराग एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये आइडिया जो है, इसके बारे में बताइए। कहाँ से आपने सोचा ये होना चाहिए और अभी तक हुआ क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या किया आपने? तो बेसिकली मैं एक इंग्लिश मीडियम सिस्टम के थ्रू गई हूँ। कराची पाकिस्तान में मैं अभी भी हूँ और मेरी परवरिश भी वहीं हुई है। तो मैं जब OA लेवल्स तक पहुँची तो मैंने उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज दी, जो हमारी कौमी ज़बान है। आइडियली
आपकी जो कौमी ज़बान होती है उसी में सारा बिजनेस होता है, सारी तालीम होती है। लेकिन क्योंकि हम एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है तो अभी तक कुछ असरात वहाँ के उस ज़माने के अभी तक हमारे यहाँ हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, मैं यूएस अपना अंडरग्रेड बैचलर्स परस्यू करने गई। तो वहाँ मैंने देखा कि मैं जिस तरह अंग्रेज़ी को देखती हूँ ना, एक पाकिस्तानी होते हुए, एक साउथ एशियन होते हुए, फॉर्मर कॉलोनी होते हुए, क्योंकि मेरे लिए मेरी इंग्लिश जो है वो मेरी जहानत का इम्तिहान है, एज अपोज टू इंग्लिश इज बीइंग अ टूल और अ लैंग्वेज टू लर्न समथिंग। इंग्लिश इज द अल्टीमेट गोल इन पाकिस्तान, राइट? कि अंग्रेजी अगर सही बोलेंगे तो तालीम याफ्ता कहलाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली मैं वहाँ जब पहुँची तो वहाँ मैंने दूसरे ममालिक के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देखे जो चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। वो जब वहाँ आते हैं उन्हें बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो अपनी ज़बानों में एट एन अडल्ट लेवल इतने पढ़े लिखे होते हैं कि अंग्रेज़ी उनके लिए सीखना इज जस्ट अ मैटर ऑफ के 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स ले लिया और एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीख ली, इतनी सीख ली कि मेरे साथ अच्छी ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएट हो रहे। नहीं, तो वहाँ से ना मुझे कुछ जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं बच्चे वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है ना कि ये इंग्लिश बोल रहा है तो हो बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। नहीं, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश एक ज़बान है सिर्फ, बाकी हज़ारों ज़बान। मायरा, चिराग एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये किस तरह से बच्चों को एजुकेट कर रही है और बच्चों का ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हम देखते हैं कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट होता है कार्टून्स में और गैजेट्स भी लेके वो बैठे रहते हैं। अगर तालीम में इसको शामिल कर दिया जाए, बच्चे कितने इंप्रेस होकर इसको सीख रहे होते हैं या कितना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल। तो मैं जब वापस पाकिस्तान आई ना तो मैंने सिटीजन्स फाउंडेशन में अपना करियर शुरू किया। वहाँ मैंने पहली बार एक स्कूल के थ्रू, खिड़की के थ्रू देखा कि उर्दू में मैथ पढ़ाई जा रही थी। तो उससे बस मुझे कुछ ख्यालात से फॉर्म होना शुरू हो गए कि आप कोई भी चीज़ किसी भी ज़बान में पढ़ा सकते हैं और हम इंग्लिश पे अननेसेसरी वो अटेंशन देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा पेरेंट्स से पूछा, एजुकेशन फाउंडेशन से पूछा, तो पता चला कि उर्दू के जो लर्निंग रिसोर्सेज है ना, या फिर हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज के लर्निंग रिसोर्सेज हैं, वो दे काइंड ऑफ स्टक इन द पास्ट। ठीक है, जैसे अगर कोई 2-3 साल का बच्चा होता है, उसके वालिदैन उसे यूट्यूब लगाते हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वो कोकोमेलन टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं, बहुत मतलब कैप्टिवेटिंग होते हैं, उसके ज़रिए वो पूरी इंग्लिश सीख लेता है एक्सेंट के साथ। अब जब उर्दू सीखने की बात आती है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज सीखने की बात आती है तो उसे एक कायदा खोल के सिखाया जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि बच्चे जो है ना आजकल वो डिजिटल मीडियम्स के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, जो कार्टून्स हैं और बेसिकली गेम्स के ज़रिए सीखते हैं। तो उनके ही टर्फ पे हम उन्हें सिखाएं कि उन्हें ऐसा लगे कि मज़ा आ रहा है लेकिन एक्चुअली वो सीख रहे हो, और क्योंकि मज़ा आ रहा है तो फिर वो और सीख रहे हो। तो हमारा जो कार्टून सीरीज़ है चिराग किड्स टीवी, जो हमारे यूट्यूब पे चैनल भी है, ये बिल्कुल डोरा द एक्सप्लोरर की तरह है, बट लाइक अ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, हमारा बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात करिए कि बच्चों को आप उर्दू के अंदर जो है ना ये सिखाना, और हमारे यहाँ पर उर्दू के लिए कायदे को खोलना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पेरेंट्स जो है ना उनकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लेक्सेस को बच्चों के अंदर इंस्टिल कर रहे होते हैं। खैर, इस प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप बता ही रही हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई बच्चा करना चाहता है, कोई अगर गाँव में कहीं बैठ कर देख रहा है या फिर किसी शहर के अंदर बैठ के कोई बच्चा देख रहा है या पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चे को चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ें, तो उनके लिए फिर क्या आपके पास गाइडेंस है? तो हमारे कार्टून्स कम्प्लीटली फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हमारे चैनल का नाम है चिराग किड्स टीवी, और हमारी वेबसाइट chiragtech.com पे जाके आप हमारे फ़िज़िकल गेम्स भी खरीद सकते हैं। जनरली हम चाहते हैं कि हमारे फ़िज़िकल गेम्स जितने गरीब बच्चे हैं उनको मैसर हो, बट ऑब्वियसली देर एक्सपेंसिव, सो हम स्पॉन्सरशिप मॉडल के ज़रिए करते हैं, जो कई FMCGs हमें स्पॉन्सरशिप करती हैं, कई गवर्नमेंट की ग्रांट्स। तो उसके लिए भी यू नो इफ़ समवन इज़ विलिंग टू डू दैट दे कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। ओके मायरा, इन द एंड वाई चिराग, ये नाम क्यों आपने चूज़ किया? एक तो हमें समझ आता है ना कि रोशनी है, फायर है, आपके दिमाग में भी यही था या इसके अलावा कुछ और है? और थोड़ा सा खानदान का चश्मो चिराग टाइप इसके साथ साथ ये भी बता दें, कितनी आपने उर्दू की बात की है, सिर्फ उर्दू लैंग्वेज ही है इसमें या दीगर ज़बानों में भी हो रही है? तो आई थिंक जब भी चिराग लोग सुनते हैं हमेशा उन्हें कोई शेर याद आ जाता है, सो इस पर एक तबसरा बहुत अच्छा हो जाता है इस नाम पे, एक तो ये। बट मेरी जो सोच है वो ये है कि एक गैर तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी में तालीम एक चिराग की तरह होती है, क्योंकि उनका मुस्तकबिल वो चिरागा कर देती है। तो दैट्स द थॉट बिहाइंड द नेम। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग उर्दू में ही काम कर रहे हैं, बट बहुत जल्द हम सिंधी में भी शुरू कर देंगे, एंड देन फिर उसके बाद पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची एंड सो ऑन।
दैट्स ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। ये लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी होना चाहिए ताकि हर बच्चे तक पाकिस्तान के जो तकरीबन 2.7 मिलियन के करीब हैं जो आउट ऑफ स्कूल्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू सो मच मायरा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसी तरह से आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, स्पेशली हमारी तालीम के लिए अच्छा काम करती रहें। मायरा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, चिराग फाउंडेशन की CEO, और बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रही हैं, अपनी मदद आपके तहत वो काम कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़ के अंदर, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, खुद भी उठानी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तो दीगर सेगमेंट्स पर हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। इस सेगमेंट के अंदर हमने बात करनी है एक ऐसे मामले की जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन हम जितनी बात करते हैं एक नया एंगल उसका आ जाता है और नया नुकसान हमारे सामने आ जाता है, एंड देन हमें डिसाइड करना पड़ता है, एक और सेगमेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी नौजवान नस्ल जो है, स्पेशली जेनजीज़ की अगर हम बात करें तो वो एक एडिक्शन उनके लिए बढ़ चुकी है। एंड जो स्क्रोलिंग की एडिक्शन होती है ना, अगर आप बैठे हुए हैं और आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, घंटों गुजर जाते हैं, आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, पिक्चर मैंने पोस्ट की थी उसके ऊपर पता नहीं कितने व्यूज आए होंगे, कितने कमेंट्स आए होंगे, उन कमेंट्स का मैंने जवाब देना है। एंड देन जो रील्स का कॉन्सेप्ट आया है उसने हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी, एक तो अपना कंटेंट जो आपने पोस्ट किया उसके ऊपर आप रिस्पांस का वेट कर रहे थे, साथ ही साथ आप देख रहे होते रील्स, अच्छा शायद मुझे कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल जाए, उससे आप घंटों जाया कर देते हैं, घंटों आप बैठे रहते हैं। और एंड देन मजे की बात पता है क्या होती है, जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं आजकल वक्त नहीं है मेरे पास। तो वक्त आप सारा रील देखने में और स्क्रॉल करने में गुजार रहे होते हैं। इसके लिए एक नई टर्म मैंने पढ़ी थी, ब्रेन रॉट की। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा हो या फिर आप ऑल द टाइम स्क्रोलिंग के एडिक्शन में लगे हो तो आपका ब्रेन रॉट हो जाता है। तो हमने सोचा कि ये एडिक्शन जो है इसके ऊपर हम बात करें। ज़ॉम्बी एडिक्शन भी इसको कहा जाता है, डूम एडिक्शन भी इसको कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज उज़मा मसरूर साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और ख़ास तौर पर बड़ी कड़ी नज़र भी उन्होंने रखी हुई है और काफ़ी लोगों को वो इस सिलसिले में ट्रीट भी करने की कोशिश करी है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू, गुड, आई एम फाइन। आप ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ये ट्रीटमेंट के हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, पता चल जाए, अवेयरनेस आ जाए तो हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, स्क्रोलिंग की हम बात करें, स्क्रोलिंग एडिक्शन, ये नौजवानों की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो बड़ी उम्र के लोग भी, जैसे माँ बाप, पेरेंट्स के लेवल के लोग, वो भी इसमें लगे हुए हैं। स्क्रोलिंग कितनी बुरी एडिक्शन है जिससे निकला नहीं जाता? जी, देखिए, कोई भी चीज़ जो कि आपकी अटेंशन ज़रूरत से ज़्यादा लेती हो, एक, दूसरा उसकी अवेलेबिलिटी बहुत हो आपके पास, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाले बात मैं करूँगी कि देखें, एक तो आपका ज़रा सा भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है ना लाइफ में कि आपको कोई चीज़ सोचनी है या कोई चीज़ ज़रा थोड़ी क्रिटिकली देखनी है लाइफ में, या कोई छोटा सा भी स्ट्रेसर आ जाता है, तो इंसान की नेचर है कि वो अवॉइड करने के लिए कोई और मैकेनिज़्म अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और हमारे यहाँ अब ये होता है जनरली कि आप स्क्रोलिंग या आप नेट के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं, फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं। मेरे से अगर आप लिस्ट बनवाएंगे तो मैं तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट बना दूंगी, तो मैं चाहूँगी कि मैं फोकस्ड ही रहूँ। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो अटेंशन गई है स्क्रीन्स के ऊपर, फुल अवेलेबिलिटी लोगों के पास ये चीज़ मौजूद है। आप देखें इंटरनेट भी आजकल हर जगह पे, तो वो उसके जो नुकसान आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, फ़ायदों से ज़्यादा। अच्छा, अगर 5 बड़े नुकसान की बात करें जो स्क्रोलिंग एडिक्शन है, व्हाट डू यू थिंक, कौन से नुकसान हैं? और ये हमारी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की मैं बात करूँगी, हम मिलेनियल्स की बात नहीं करते, हमारा तो जो होना था वो हो गया ना। ये इन्होंने हमारे फ्यूचर को शेप करना है, उसकी फॉर्मेशन करनी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छी तरीके से उनकी तरबियत हो, और आजकल तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है। तो 5 पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जो स्क्रोलिंग एडिक्शन से? एक तो सबसे पहला पॉइंट तो अवॉइडेंस आ जाता है इंसान में कि भाई अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस को फेस टू फेस देखने की बजाय आप अवॉइडेंस में चले जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें उसकी बजाय आप थोड़ी देर के लिए टाइम बाय करते हैं। अब आप तो थोड़ी देर के लिए बाय करते हैं, बट एक्चुअली आप इतने एंगेज हो जाते हैं कि आप वापस उस प्रॉब्लम की तरफ जा ही नहीं सकते, रनिंग अवे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन फिर वो परमानेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब आपको एक्सेसिव नॉलेज भी मिल जाता है ना किसी चीज़ का, आपको जितना चाहिए उसके बेतहाशा पर्सपेक्टिव आपको पता चल जाते हैं, तो आपकी एज, आपकी जो
ओवरऑल जैसे देखें तो एक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है कि आप कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, तो कन्फ्यूजन का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तीसरा ये कि देखें अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कम हो जाता है। आप देखें कि हम जैसे मजाक भी बना हुआ है कि हम एक ही फैमिली में सब लोग टेबल पे खाना खाने बैठे हैं और सब फोन के साथ देखा है खुद, हाँ, मल्टीपल टाइम। तो इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब हम कम्युनिकेट ही नहीं करते तो हम दूसरों के बारे में जानते भी कम है, और जब जानते कम है तो फिर ऑब्वियसली डिस्टेंसेस बढ़ते हैं। मीम्स भी इतने हो गए उसके बावजूद इतने सारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स होते तो हैं उस्मा, लेकिन देखिए हमारा एक सर्कल है ना, पहले इमीडिएट लोग हैं, पहले आपकी फैमिली है, फिर आपकी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फिर आपके आउटसाइड जितने भी लोगों को ले लें, तो हमें एक पैटर्न को तो फॉलो करना है ना कि आप देखें कि हम सबसे बड़े सर्कल के साथ तो बहुत इन टच हैं, मोमेंट टू मोमेंट इन टच हैं, लेकिन जो हमारे सबसे करीबी हैं उनका हमें पता ही नहीं है कि उनका मिजाज कैसा है या उनके अंदर क्या चल रहा है, हम देखने से वो कर जाते हैं। एंटाइटलमेंट जो आ रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि चौथी चीज़ बताती हूँ, बताइए प्लीज। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, मैं चौथी चीज़ें बताती हूँ कि एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं कहना चाह रही थी कि ये जो लैक ऑफ पेशेंस है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनटॉलरेंस जो हमारी बढ़ गई है ना, वो अटेंशन स्पैन, हाँ अटेंशन स्पैन चूंकि शॉर्ट हुआ तो हमारी इनटॉलरेंस बढ़ गई है। और जो अभी आपने बात की थी कि एक ना सेल्फ एंटाइटलमेंट भी आ जाता है इंसान के अंदर। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और आप चीज़ें अपलोड कर रहे हैं तो आप रिस्पॉन्स, और यही आपकी मतलब मेंटल डिवेस्टेशन की तरफ चला जाता है कि आप देखें बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, छुट्टियाँ गुजारने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम तो घर से भी नहीं निकल सकते। पहले कहा जाता था कि जो सिगरेट्स वगैरह हैं वो बुरा नशा है, उसकी लत बुरी। मुझे लगता है कि आजकल के दौर के लिए इसको कहना चाहिए, इसको भी कहना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है मुनव्वर शाहीन बावल नगर से, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मुनव्वर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कोई सवाल है आपका उस्मा से, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरा अज़मा मैम से सवाल है कि घर में ना बच्चे हैं वो मोबाइल बहुत यूज करते हैं। एक मेरी भांजी है वो इतना मोबाइल यूज करती जान ही नहीं छोड़ती। मेरी भांजी स्टूडेंट है, जी बताइए। स्टूडेंट भी है और मतलब मोबाइल हमने छीन के मतलब कि वो साइड पे रख दिया था, वो नफसियाती बन गई। कहती मेरे सर में दर्द है, ये है वो। उसके पापा, उसने मतलब अपने पापा को शिकायत लगाई, पापा ने और मोबाइल लेके दे दिया। वो इतना परेशान करती है ना, बस घर का काम भी नहीं करती, पढ़ाई भी छोड़ दी उसने। बस इस हवाले से वो मतलब कि डॉक्टर साहिबा से पूछना है कि इसका कोई हल हमें बता दें, वो उनकी जान छूट जाए इन चीजों से। ठीक है मुनव्वर, आपका सवाल आ गया है। अब ये जो बच्चों को एक दफ़ा फ़ोन हम दे तो देते हैं, फिर जान कैसे छुड़वाई जाए, उनसे लिया वापस कैसे जाए, जिस तरह उनका वो नफसियाती मसाइल का फिर से शिकार। ये जो मुनव्वर साहब ने बात की है ये तो घर घर की अब इस वक्त कहानी है। हर बच्चे का स्कूल का जो वो है वो अफेक्ट हुआ है, परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई हुई है, घर के अंदर माहौल, बिहेवियर, सब कुछ। देखें, एक तो शायद अब जो अगर आप कर सकें तो पहली बात तो ये कि ज़्यादा टाइम के लिए दें ना। अब हम तो बात कर रहे हैं ना कि अब हमारे से बात आगे निकल गई है। अब जब एक चीज़ ओवर एंड अबव हो गई है तो उसका तरीका कभी भी ये नहीं होता कि आप अब्रप्टली किसी चीज़ को वापस ले लें, क्योंकि देखें इसको ये नॉन सब्सटेंस एडिक्शन के नाम से मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में मेंशन किया था कि ये साइकेट्रिक मैनुअल में आ गई हुई है। इसको नॉन सब्सटेंस एडिक्शन कहते हैं। और ब्रेन के अंदर वो तमाम केमिकल चेंजेस जो हैं वो हो जाते हैं जो एडिक्शन से होते हैं, जो सब्सटेंस एडिक्शन से होते हैं। सब्सटेंस एडिक्शन, अब देखिए ना, हम चाय नहीं पीते थे, हमारी एडिक्शन चाय थी। हम जब यंग होते थे चाय नहीं पीते थे तो सर में दर्द होता था। एक वो एडिक्शन थी और एक ये है कि सनम कुछ मत बोलना कुछ मत बोलना, मुझे पता है क्या बोल रही है। लेकिन चाय तक तो ठीक है ना, लेकिन ये वाली एडिक्शन तो हमें समझ में नहीं आ रही। ये समझ में इसलिए नहीं आ रही कि अब देखें वही केमिकल आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं जो मैंने अभी बताया कि एक रिवॉर्ड सिस्टम आपके ब्रेन का जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसमें समझ लोगों को ये नहीं आती, रोका कैसे जाए। मैं वही बताने अच्छा, टेंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है बच्चों के जब वो दिखाना शुरू करेंगे, मोबाइल जब लेते हैं, आपको पता है बच्चे रोते हैं, देन खाना छोड़ देते हैं, तो क्या गिव इन कर देना इसका हल है? क्योंकि पेरेंट्स फिर इमोशनली ब्लैकमेल होकर कहते हैं ठीक है थोड़ी देर के लिए ले लो। देखें, अभी तो जब इतनी बात बढ़ गई है तो गिव इन ही करना है आपको एज अ फर्स्ट स्टेप, लेकिन यू नीड टू बी माइंडफुल कि अब आपने इसको कम तो करना है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर बच्चा 4 घंटे फ़ोन लेके बैठा हुआ है तो 3.5 घंटे के बाद ले लें उससे, और या पहले ले ले, देर से दें उसको। मतलब ग्रेजुअली कम करना है तो क्या होगा, फिर बॉडी भी एडजस्ट होगी, माइंड भी एडजस्ट होगा। दूसरी बात कि जब आपने एक इतनी हाई इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी को आपने विदड्रॉ करा लिया है तो आपको कोई उससे कंपैटिबल एक्टिविटी भी तो इन रिटर्न देनी है। आप फोन लेके उसको कहेंगे जाओ उधर जाके बैठ जाओ। अब क्या करना है उसने बैठ के?
अब ये कि आप उसको या तो कोई रिप्लेसमेंट दे दें उसकी, अब ये भी बहुत मुश्किल काम है, बच्चे बुक्स नहीं पढ़ रहे, बुक्स की तरफ नहीं आ रहे। जनरली हम ये कहते हैं कि कलरिंग हो गई या किसी और चीज़, कोई हेल्दी जैसे देखें ना, एक बड़ी स्क्रीन से हटा के आप थोड़ी छोटी पे ले, छोटी से छोटी पे ले जाते हैं, यानी हम स्क्रीन शिफ्ट करते हैं। मैंने तो ये देखा है। पेरेंट्स खुद बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं या उस तरफ नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों ने अब ये है, इसका तरीका ये है कि जो कट करेंगे आप टाइम, पहले तो नंबर ऑफ आवर्स देखें उस बच्चे के कितने हैं, पहले तो नंबर ऑफ आवर्स देखें, फिर उनको कट करना शुरू करें 30 मिनट्स, और उस 30 मिनट के लिए तो कोई एक्टिविटी दे दें उसको। आप साथ उसे किचन में लगा लें बच्चे को, अगर छोटे छोटे काम कर दो। मुझे लगता है सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। ये अगर हुआ है तो ये आपकी वजह से, आपने पूरी एक मिसाल कायम की थी। लेकिन मैं भी कुछ पेरेंट्स की साइड पे भी हूँ वैसे, क्योंकि पेरेंट्स भी जनरली जिस तरह से लाइफ बिजी हो गई है, जिस तरह से हालात बहुत टफ हो गए हैं, तो बाल दफा हमारा भी एस्केप होता है कि आप ले लो फोन, लेकिन लिमिट तो हर जगह, लिमिट सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। राइट, बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगी, सबसे पहले आपको ये देखना आपने मिसाल किस तरह की कायम की अपने बच्चों के लिए। ठीक है, सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है और ज़माना तब्दील भी हो रहा है, लेकिन अगेन ये बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। खुद से काम है कि आपने अपने बच्चों को अपनी लाइफ को कैसे डिसिप्लिन करना है और अपने बच्चों की लाइफ को किस तरह से डिसिप्लिन करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हमेशा से खित्ते की मईशत और तरक्की के लिए बुनियादी सुतून समझी जाती है। अगस्त के आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतवक्के दौरा चीन इसी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस दौरे का मरकज़ पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला होगा, जिससे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती जो ताउन है, मुआशी ताउन है, वो बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान में सनतों को तरक्की और रोज़गार के नए मौके भी मिलेंगे। डेफिनेटली सी पैक के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ गवर्नमेंट बीच में आए तो सी पैक के ऊपर काम रुक गया था, और नून लीग जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और एक मरतबा फिर से इसके ऊपर बातचीत हो रही है। एंड देन सुबह हमने आपको खबर भी दी थी कि जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी दफ्तर ख़ारजा आमद हुई थी, और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उनको रिसीव भी किया था, और एक डायलॉग जो है वो शुरू हो चुका है इस वक्त दफ्तर ख़ारजा के अंदर। इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब। इस इंपॉर्टेंट मैटर से हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। शहर में बड़ी रौनक है, चीनी वज़ीर ख़ारजा आए हैं। जी, टेल अस अबाउट दिस दौरा ऑफ शहबाज शरीफ साहब। ये अहम है और इसमें कई कड़ियाँ हैं, कई चैप्टर्स हैं। ठीक है। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आए हैं, इस्लामाबाद में हैं, वो भी इसका एक अहम चैप्टर है। फिर शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन, और वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सिक्योरिटी फोरम है, उसमें उनकी शिराकत होगी, और वहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे कम से कम मोदी साहब को इनवाइट तो किया गया है। हो सकता है कि उनसे आमना सामना कुछ हो जाए। अच्छा। वो तो उसका मिलिट्री पहलू है, लेकिन CPEC 2 के हवाले से, और ये बड़ा अहम है क्योंकि CPEC 2 बावर ये किया जाता है कि ये वो फेज़ है जिसमें लोगों के लिए नौकरियाँ, हमारे जो मुल्क में जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए मौक़े। लेकिन बुखारी साहब, इसमें ताख़ीर क्यों हुई है? दूसरा फेज़ जो है सी पैक का, ये काफ़ी ताख़ीर से शुरू हो रहा है, इसकी क्या रीज़न है? इसमें 4-5 साल की ताख़ीर हुई है, और इस ताख़ीर को हदफ़ तनकीद भी बनाया गया है मगरबी मीडिया में ख़ास तौर पे। लेकिन क्या सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस हैं या इसके अलावा भी? पॉलिटिकल रीजंस तो मेरे ख्याल में इतने नहीं हैं जितने सर्कमस्टांशियल हैं। अगर आप पाकिस्तान की तारीख का जायज़ा लें, पिछले 5 साल में 2 साल तो हमारे कोविड को ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से सारी दुनिया समेत, पाकिस्तान समेत, बिल्कुल एक स्लो डाउन पे आ गई थी। और फिर उसके बाद हम 2022 में जब भी हुकूमत आई तो फिर चले गए IMF प्रोग्राम पे, और तब से लेके अब तक 2 IMF प्रोग्राम्स हुए हैं। एक तो वो $3 बिलियन का था जो कि 2023 में शुरू हुआ, और अब ये एक $7 बिलियन का है, जिसके बारे में वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो मुल्क का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। तो हुकूमतों की तब्दीली से भी फ़र्क पड़ा है? तब्दीली से मेरे ख्याल में इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि चीन एक ऐसा मुल्क है जो कि जब तक के सियासी चेंजेस
उनके इंटरेस्ट को ना मुतासिर करें तो वो अपना काम जारी रखें। लेकिन एक ये जो नया इंसिडेंट हुआ है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान फाते रहा था, विक्टर रहा था और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, तो चाइना तो बहुत खुश है। आपको लगता है कि अब ये जो नया डायलॉग शुरू हुआ है एंड लास्ट मिनट है हमारे पास, मैं चाहूँगी इसको हम कंक्लूड भी कर दें, डिफरेंट होंगे, मज़ीद बेहतर होंगे हमारे ताल्लुकात एंड चाइना का जो है हमारी तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ेगी? चीन की पाकिस्तान की तरफ बड़ी मजबूत इंक्लिनेशन है और ये जो हमारा हाल में वाक़या हुआ है जो कि बड़ा अहम है, उसके पस मंज़र में जितनी उनकी गर्मजोशी थी वो वही अपनी जगह पे ही है, क्योंकि पहले कोई खुदा न खास्ता कोई सरमोरी तो नहीं थी। ख़बरें और तज्ज़िये मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी लोगों ने एक होता है ना अच्छे ताल्लुकात होना, एक होता है कि हमने तो दिल खुश किया है ना चाइना जी जी बिल्कुल, और चीन ने हमारा दिल खुश किया, हमने उनका दिल खुश किया, तो वो चीन के साथ एक कंसिस्टेंट चीज़ है। और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तकरीबन 59 साल के हैं और 1966 का एक वाक़या बहुत मुख्तसर। पहले जो बैच चीन ने पाकिस्तान को जहाज़ों के दिए थे क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी थी, वो जब नूर खान साहब मरहूम ने उनसे पूछा कि पैसे कितने, तो उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए। मुझे बड़ा मज़े की बात जो है ना वो लगती है फरहान साहब की कि ना ये छोटे छोटे ना इंसिडेंट्स भी सुनाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे तरीके से। लेट्स होप कि ये जो खुशी खुशी में मुलाकातें हो रही हैं ना, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी खुश आइंद हो इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे अपने इस शो का। आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।